एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में एनुअल एग्जाम 2026 के लिए राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर सेट डी कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है वो 26 फरवरी के दिन होने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4 सेट दूंगी, जिसमें से मैंने आपको 3 सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। आज आपका चौथा सेट है। तो यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फुल सोल्यूशन सहित आपकी क्लास रहेगी, साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी क्लास है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला आपका सही विकल्प रहेगा परमाणु प्रसार संधि है। जो परमाणु प्रसार संधि है तो यह जो संधि है आपकी 1968 में हस्ताक्षरित करने के लिए खोली गई थी। तो आ नंबर वाला आंसर आपका इसमें राइट रहेगा। दूसरा है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। तो यह जो नारा है D.K. बरुआ ने दिया था। तीसरा आपका रहेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो इसके जो योजनाकार थे PC महलनोबिस थे। तो ये 7 नंबर वाला आपका इसमें राइट है। अगला आपका रहेगा 28 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्ट पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। तो इस पर 50 देशों ने हस्ताक्षरित किए थे। पांचवा, किन 2 देशों के मध्य राजनीति को परस्पर संदेह की राजनीति कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा भारत और पाकिस्तान को कहा जाता है। छठा है आपका कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर कब हस्ताक्षरित किए। तो 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ से टिक करेंगे। तो पहले का आपका A रहेगा, दूसरे का आपका C रहेगा, तीसरे का आपका C रहेगा, चौथे का आपका B रहेगा और पांचवे का आपका इसमें A रहेगा और छठे का आपका B रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करना है। और लगातार हम आपको ऐप पर मॉडल पेपर दे रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको स्पेशल PDF भी मिलेगी। 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे। यदि ऐप का सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक को चेक करें। किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लें और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है बाडुंग सम्मेलन डेडेस में हुआ था। तो यह जो सम्मेलन कब हुआ था, 1995 में हुआ था। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, सुरक्षा परिषद। क्या है, सुरक्षा परिषद। तीसरा है रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति डेडेस थे। तो इसका आंसर आपका रहेगा बोरिस एल्त्सिन। बोरिस एल्त्सिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण के अस्तित्व को बचाने के लिए डेडेस आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, सहयोग आवश्यक है। सहयोग। अगला प्रश्न है आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डेडेस में हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। अगला है स्वतंत्रता के समय देशी रजवाड़ों की संख्या डेडेस थी। तो इसकी जो संख्या थी कितनी थी, लगभग 565। लगभग 565। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। तो यहाँ से मैंने कंप्लीट कर दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। अगला आपका प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था। तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन में 70 लोगों ने नहीं बल्कि 170 लोगों ने भाग लिया था, या इससे अधिक देशों ने भाग लिया था।
अगला है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। वैश्वीकरण से रोजगार के जो अवसर है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगला है सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित था, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी था, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न है आबादी के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब चलिए यहाँ से हम इनको टिक कर लेते हैं। तो पहला आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा भी, तीसरा ट्रू रहेगा, चौथा, पांचवा, बाकी सारे आपके इसमें ट्रू रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है छात्र संगठन, तो इसकी जोड़ी आपकी AASU पहली जोड़ी रहेगी। दूसरा है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, इसकी जोड़ी रहेगी 1974। तीसरा है भारत में वैश्वीकरण, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1991। चौथी जोड़ी है इंदिरा गांधी की हत्या, तो इनकी हत्या 1984 में हुई थी। अगला है दल बदल विधेयक, तो इसका आंसर आपका रहेगा 52वां संविधान संशोधन, पांचवी जोड़ी। और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, तो 1962 में हुआ था। और देशी रियासतों का एकीकरण, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए यहाँ से हम नंबर डाल लेते हैं इन पर। तो दूसरी, चौथी, छठी, पांचवी, तीसरी, पहली, दूसरी, चौथी, छठी, पांचवी, तीसरी, पहली। तो यहाँ पे गलती से नंबर डाल दिए हैं। ये वाली आपकी यहाँ पे जो जोड़ी रहेगी, ये वाली आपकी पांचवी हो गई है, और ये वाली आपकी छठी जोड़ी रहेगी, और ये वाली आपकी सातवीं रहेगी। गलती से नंबर गलत डाल दिए थे, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला है आपका स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी राजगोपालाचारी। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई, तो यह योजना 1951 में लागू हुई। अगला है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला है सन 1977 में आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया, तो इसका आंसर आपका रहेगा जगजीवन राम को। जगजीवन राम को बनाया था। अगला है द्विध्रुवता के उदय का कारण क्या था, तो इसके उदय का कारण था दो महाशक्तियों का उदय। दो महाशक्तियों का उदय। अगला है जय जवान जय किसान नारे का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है, लाल बहादुर शास्त्री से। लाल बहादुर शास्त्री। अगला है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षरित किए, तो इन्होंने इस पर 2002 में हस्ताक्षरित कर दिए। तो ये हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, सोवियत प्रणाली क्या थी।
सातवां है भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे और शक्ति संतुलन क्या है। अगला आपका प्रश्न है भारत की विश्व शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में प्रमुख भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू हम पूरा सल्यूशन इसका समझेंगे। तो यहाँ से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न है 18वां 19वां और ये वाला 20वां 21वां और ये 22 23। तो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसका सलूशन समझ लेते हैं। तो ये आपका छठा प्रश्न है यहाँ से, सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली एक ऐसी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में केंद्रित रहती थी। इसमें एक दलीय शासन व्यवस्था थी तथा उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित थी और सरकार की योजनाओं के अनुसार अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। तो सोवियत प्रणाली क्या है, एक राजनीतिक एक आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में केंद्रित रहती थी। इसमें एक दलीय शासन व्यवस्था थी। इसमें जो सभी उत्पादन के साधन थे उनका राज्य पर नियंत्रण था और व्यक्तित्व स्वतंत्रता सीमित थी और सरकार की योजनाओं के अनुसार अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरे। कोई दो कारण देना है आपको। तो पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार थे। क्या था, विशाल सेना और आधुनिक हथियार थे। दूसरा है अमेरिका के बाद सोवियत संघ ही एकमात्र देश था जिसके पास परमाणु शक्ति थी, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हो गई। अमेरिका के बाद सोवियत संघ ही क्या था, एक ऐसा मात्र देश था जिसके पास परमाणु शक्ति थी और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत थी। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न है। सातवां है आपका भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो दोनों देशों को आपसी बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों का समाधान करना चाहिए। क्या सलाह देंगे कि दोनों देश क्या है आपस में बातचीत करके कूटनीति के माध्यम से विवाद का समाधान कर दें और व्यापार संस्कृति आदान प्रदान और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे। जो व्यापार है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है और खेल गतिविधियां हैं, इनको बढ़ावा दें। इस तरह के सुझाव हम देंगे। अगला है सार्क के सदस्य देशों के नाम। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। तो ये हो गए हैं सार्क देशों के नाम। कंप्लीट अच्छे से करें। अगला है शक्ति संतुलन क्या है। तो शक्ति संतुलन से आशय ऐसी व्यवस्था से जिसमें विभिन्न देशों के बीच शक्ति इस प्रकार बंटी होती है कि कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली होकर दूसरे पर प्रभुत्व ना जमा सके। क्या है शक्तिशाली संतुलन से आशय एक ऐसी व्यवस्था से जिसमें विभिन्न देश के बीच क्या हो, शक्ति इस प्रकार बंटी होती है कि कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली होकर दूसरों पर प्रभुत्व ना जमा सके। अगला है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ देश को बाहरी सैन्य आक्रमण से सुरक्षित करना। क्या है, देश को बाहरी सैन्य आक्रमण से सुरक्षा देना है। इसमें सैन्य शक्ति और हथियारों का सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। किसको, हथियारों और सैन्य शक्ति को अधिक महत्व इसमें दिया जाता है। अगला आपका है भारत की विश्व शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भूमिका लिखिए। तो भारत ने गुट निरपेक्षता आंदोलन के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा दिया। किससे, जो भारत है उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने शांति स्थापना कर दी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या करी, भारत में शांति स्थापना कर दी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्र अधिकार बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित परामर्श देता है। क्या करता है ये, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देश है इनके बीच जो उत्पन्न विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंध के बारे में परामर्श करता है। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से,
रेडियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम लिखिए। तो सतत विकास की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। सतत विकास की अवधारणा पर किसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है? पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न आपका रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण लिखिए। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और औद्योगिकरण। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग और वनों की कटाई और औद्योगिकीकरण। अगला आपका है, कांग्रेस के प्रभुत्व के कारणों का वर्णन कीजिए। तो कांग्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही है, जिससे जनता का विश्वास उसे मिला है। मजबूत संगठन, लोकप्रिय नेता और कमजोर विपक्ष भी कांग्रेस के प्रभुत्व के प्रमुख कारण थे। यहाँ से अगला है, भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश। अगला आपका रहेगा, भारत की विदेश नीति के लक्ष्य पर प्रकाश डालिए। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा करना है। क्या है भारत की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य? राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना और सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, ये इस नीति का लक्ष्य है। अगला आपका रहेगा यहाँ से, भारतीय राजनीति में 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 के दशक में भारत को चीन युद्ध, पाकिस्तान से संघर्ष, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा, इसलिए इसे भारतीय राजनीति का खतरनाक दशक कहा जाता है। अगला है, श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1975 में की थी। अगला है, वैश्वीकरण की 4 विशेषता लिखिए। तो देशों के बीच व्यापार में वृद्धि, विदेशी निवेश को बढ़ाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, सूचना और तकनीक का तेजी से प्रसार। क्या क्या है? देश के बीच में क्या है? व्यापार में वृद्धि करें और विदेशी निवेश को बढ़ावा दें और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार करें और सूचना और तकनीक का तेजी से प्रसार करना। अगला है, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था से सरकारी नियंत्रण को कम करना तथा निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। क्या करेंगे? इस अर्थव्यवस्था से सरकारी नियंत्रण को कम करेंगे और निजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। अगला है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण। तो औद्योगिक विकास का असमान वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का असमान उपयोग। तो ये हो गए हैं आपका यहाँ पे 15वां प्रश्न। अगला आपका रहेगा, आसू क्या है? तो आसू का पूरा नाम ऑल असम स्टेट्स यूनियन है। यहाँ असम राज्य का एक प्रमुख छात्र संगठन है। क्या है इसका पूरा नाम? ऑल असम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है। यह क्या है? असम राज्य का एक छात्र संगठन है। और अगला है, आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य। तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना, आपसी सहयोग को मजबूत करना। अगला आपका प्रश्न रहेगा, आसियान के स्वरूप एवं उद्देश्य को संक्षेप में लिखिए। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण पूर्व एशिया देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य शांति, विकास और आपसी सहयोग को मजबूत करना है। भारत और बांग्लादेश के मध्य मनमुटाव के प्रमुख बिंदु। तो सीमा विवाद, नदी जल बंटवारे की समस्या, अवैध प्रवास का मुद्दा। तो ये क्या थे? कारण थे जिससे मनमुटाव चल रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला आपका रहेगा, विभेदों के बावजूद भारत एवं बांग्लादेश किन मुद्दों पर सहयोग करता है? तो भारत और बांग्लादेश व्यापार, आतंकवाद विरोध, सांस्कृतिक आदान प्रदान और परिवहन के क्षेत्र में आपसी सहयोग करता है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की 2 विशेषता लिखिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में कृषि विकास पर विशेष बल दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक स्थिरता लाना है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, नियोजन का अर्थ है, उसके 4 उद्देश्य लिखिए। तो नियोजन का अर्थ है देश के साधनों को सुनियोजित उपयोग कर विकास को निश्चित दिशा देना,
इसके मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, बेरोजगारी को कम करना और गरीबी हटाना, ये इसके उद्देश्य थे। और सामाजिक न्याय स्थापित करना। अगला आपका प्रश्न रहेगा, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य संक्षेप में लिखिए। तो यूरोपीय यूनियन का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, साझा बाजार बनाना और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य था। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा, क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं? तो क्षेत्रीय संगठन देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए और आपसी विश्वास और सामूहिक विकास के लिए बनाए जाते हैं। सोवियत प्रणाली की 3 विशेषता लिखनी है। पहला है एक दलीय व्यवस्था थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व था। दूसरा, राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था लागू थी। तीसरा, निजी संपत्ति का अभाव था और सभी संसाधन राज्य के नियंत्रण में थे। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। यहाँ से आपका अगला अथवा रहेगा, शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है, शॉक थेरेपी में सरकारी उद्योग और संपत्तियों को बहुत कम कीमत पर निजी हाथों में बेच दिया गया, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया है। यहाँ से आपका अगला है, शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। तो बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि हुई है और आर्थिक समानता बढ़ी है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, रोगों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाना, स्वास्थ्य संबंधी शोध को प्रोत्साहित करना, विकासशील देशों को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न आपका रहेगा, विश्व बैंक की कार्यप्रणाली एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो विश्व बैंक विकासशील देशों को ऋण एवं तकनीक सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य गरीबी कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, शरणार्थियों की मुख्य समस्याओं के प्रभाव को समझाइए। तो भोजन, आवास और स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है, सामाजिक तनाव बढ़ता है, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि होती है, मेजबान देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। अगला आपका प्रश्न है, भारत ने कश्मीर के महाराजा को किस प्रकार की मदद की? तो भारत ने कश्मीर के महाराजा की सहायता सैन्य बल भेजकर की, जिससे आक्रमणकारियों को रोका गया और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान गठित जांच आयोग के निष्कर्ष लिखिए। पहला है, आपातकाल के दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ। दूसरा है, नागरिक अधिकारों का हनन किया गया। तीसरा है, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त की गई। चौथा है, विपक्षी नेताओं के अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये आपका 23वां प्रश्न। अथवा है आपका, जनता पार्टी सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्य लिखिए। पहला है, आपातकाल समाप्त किया। दूसरा है, लोकतांत्रिक अधिकार बहाल किया और 44वां संविधान संशोधन किया और संघीय ढांचे को मजबूत किया। तो ये इसके महत्वपूर्ण नीति एवं कार्य थे। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। ऐप का सब्सक्रिप्शन आप जल्दी से जल्दी लें और स्पेशल PDF आप प्राप्त करें। तो मैंने आपको पूरे 4 सेट बताए हैं, चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट आप कर लें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।